हेलो गाइस, वेलकम टू स्विफ्ट टॉक। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त धातु। तो सबसे पहले हम रक्त धातु के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रक्त धातु जो है ये बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्रिया शरीर का पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो आज हम लोग रक्त धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रक्त धातु के बारे में कि आखिर रक्त धातु है क्या। मतलब कोई भी अगर पढ़ रहा होगा तो सोचेगा ना कि रक्त धातु है क्या, इसको रक्त धातु क्यों बोला गया है। रक्त तो फिर भी उसे समझ में आएगा कि रक्त का मतलब ब्लड होता है, लेकिन सोचेगा ना धातु क्या है। तो सबसे पहले हमारे जो आयुर्वेदा पार्ट है तो उसमें हमारे अभी अगर तुमने अभी स्टार्टिंग किया है बीएमएस की तो तुमने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे कि सबसे पहले तो दोष पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह के दोष होते हैं, एक शारीरिक दोष एक मानसिक दोष, ठीक है। और उसमें भी तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, तो उसमें भी पढ़ा होगा कि शारीरिक दोष जो है वो हमारा मतलब ओवरऑल जो भी पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, तो 2 तरह के दोष पढ़े हैं, ठीक है। शारीरिक दोष और मानसिक दोष। तो शारीरिक दोष क्या है, तो शारीरिक दोष है वात पित्त कफ, और मानसिक है रज और तम, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही जो दोष के बारे में पढ़ा होगा, और फिर क्या पढ़ा होगा, तो और तुम पंच महाभूतों के बारे में पढ़े होगे, और यह पढ़े होगे कि एक धातुओं के बारे में पढ़े होगे। ये 3 चीज़ तुम अभी तक पढ़ ही चुके होगे। अगर तुम बीएमएस करना शुरू किए हो तो ये 3 फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। तो ये तो दिन भर टीचर्स भी, मतलब हमारे जो प्रोफेसर भी हैं वो दिन भर ये बोलते रहते हैं, तो ये सब तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। तो वही है, मतलब धातु का मतलब क्या होता है, टिश्यूज़ होते हैं। तो हमारे बॉडी में 7 तरह की टिश्यूज़ हैं, हमारा जो बॉडी है ना वो मिलकर बना होता है। तो बस, तो वही जैसे कि रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सारे 7 धातु के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो बस उन्हीं में से एक रक्त धातु भी है, तो जिस पे पूरे चैप्टर है। तो मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो उसमें सारे ही जितने भी हमारे धातु हैं ना उनके बारे में आगे डिटेल टॉपिक है, ठीक है। ये सारे बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इन पे आयुर्वेदा में इन पे पूरे चैप्टर बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो आयुर्वेदा जो है ना हमारे मॉडर्न वाले जो पार्ट होते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उससे काफ़ी ईजी होता है। तो अगर तुम एक बार समझ लिए ना तो तुमको आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। तुम कहोगे भाई मेरे को तो आयुर्वेदा ही आसान लगती है, मॉडर्न ही मुश्किल लगती है। क्योंकि आयुर्वेदा में है ना, मतलब कुछ कुछ जो हिंदी लिखी होती है ना, वो जैसे संस्कृत के श्लोका लिखे रहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड रहते हैं ना जो उसे मुश्किल बना देते हैं। एक्चुअली वो मुश्किल है नहीं। तो अगर मैं पर्सनली ये बोलूँ ना तो मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ा था ना तो मुझे लगता था भाई मैं कहाँ गई हूँ, मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। रक्त ब्लड क्यों नहीं बोलते हैं, राग कलर क्यों नहीं बोलते, इतना प्लीहा स्प्लीन क्यों नहीं बोलते, भाई आजकल कौन ही प्लीहा बोलता है। बट जब मैंने उसे और पढ़ा ना और मुझे समझ आया कि हमारे जितने भी जो मतलब संहिताएं की बुक है वो सारी जो है ना बिल्कुल हिंदी में लिखी हैं। तो उन चीज़ों को अगर समझना है तो हमें इन बेसिक हिंदी तो मुझे आनी ही चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्यों की गलती नहीं है, उनके समय पे वही लैंग्वेजेस में बातें होती थी, वही लैंग्वेज चलती ही थी। तो उन्होंने इसी वजह से उसी लैंग्वेज में लिखा होता। अगर ये आज के टाइम पे लिखा गया होता तो आज का कॉमन लैंग्वेज यूज़ हुआ होता। लेकिन वो हमारे बहुत पुराने टाइम पे लिखा गया है, तो जिस टाइम वहाँ पे लैंग्वेज था बस उसी लैंग्वेज का उन्होंने यूज़ किया है। तो एक्चुअली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। अगर तुम इसे अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए ना तो फिर तुम्हारे लिए आयुर्वेदा तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगी। तो मेरे साथ ये पूरी वीडियो देखना, ताकि मैं पूरी कोशिश करूँ कि तुम्हें मतलब कि मेरे साथ पढ़ोगे ना तो 100% श्योरिटी देती हूँ मैं कि तुम्हारी ये चैप्टर ना तुम्हारे फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। तो बस मेरे साथ पढ़ लो आज ठीक है, विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रक्त धातु, जान गए क्या होता है, ठीक है, बेसिक आइडिया हो गया। अब उसकी बात क्या है, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है निरुक्ति, कि मतलब उसके बारे में कि वो बना कैसे है, ये सारी बेसिक चीज़ें। निरुक्ति, उसकी उत्पत्ति, उसके बारे में सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनाया, क्या उसकी बनाया कैसे गया, रक्त ही क्यों बोला गया, इसके बारे में बताया निरुक्ति में। फिर उत्पत्ति है, मतलब कि उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे बॉडी में हमारे बना है, उसकी बात की गई है। फिर आगे अगर आप और जाओगे ना तो आगे आपको उसके पर्याय आएंगे, उसके स्थान आएंगे, उसका क्या क्या कार्य है, मतलब क्या काम है, फंक्शन क्या है, उसके गुण,
उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब बेसिक बेसिक एक रक्तवश स्रोतस है, मतलब उसके चैनल्स हैं। और भी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ईजी है, तो डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है निरुक्ति की बात करते हैं। तो निरुक्ति की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे आचार्यों ने कहा है, एक श्लोकास लिखे गए हैं। ठीक है, तो पहले श्लोकास देखने से पहले हम इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है कि रक्त शब्द जो है वो किस चीज़ से बना है, तो रज धातु से मिलकर बना है। ठीक है, रज धातु से बना है। रज धातु में जब कृत्य प्रत्यय लग जाता है ना, तो हमारा रक्त धातु का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो रज एक कृत्य प्रत्यय क्या होता है, तो सबसे पहले प्रत्यय उसको बोलते हैं जो हमारे लास्ट में लगते हैं। मतलब शब्द के जो लास्ट में लगता है वो प्रत्यय होता है, और शब्द के स्टार्टिंग में जो लगता है वो उपसर्ग होता है। बस वही है, इजी है। तो रज जब कृत्य के साथ लगता है तो वो रक्त धातु बनता है। ठीक है, रक्त का मतलब क्या होता है, तो रक्त क्या है, तो रक्त के पास क्या होता है, कलर होता है। कलर होता है, सबको पता है भाई। अगर यही मॉडर्न में लिखा होता कि ये ब्लड हैज़ कलर, तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाते हैं, इसमें मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कहते हैं भाई ये तो फालतू में टाइम पास मार रही है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ठीक है, तो ये हिंदी है इसलिए मेरी ज़रूरत शायद आपको पड़ी होगी, वरना कोई ये वीडियोस देखता भी नहीं। तो ठीक है, तो रक्त का मतलब क्या होता है, तो ये राग होता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, वर्ण युक्त होता है। मतलब इसके पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्शन होती है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के अंदर मतलब रक्त बहुत अच्छे से फ्लो कर रहा होता है ना, तो उसके चेहरे पे ग्लो बहुत अच्छी आता है। मतलब जब भी वो ना, जिसमें मतलब अच्छे से रक्त, हेमोग्लोबिन की अमाउंट बहुत अच्छी होगी उसके शरीर में, तो बॉडी में, तो उसमें ना उसके चेहरे या उसके चेहरे ना खिला खिला सा लगेगा। मतलब एकदम चमक रहेगी एक तरह का, कह सकते हैं कि वैसी कॉम्प्लेक्शन होती है, उसी को बोलते हैं कि है, तो ये वर्ण युक्त होगा। ठीक है, तो श्लोक देखते क्या लिखा। रज रंजने तेन रंजनम राग वर्ण युक्त राजकृत च धातु। मतलब क्या है कि जो हमारा जो रक्त धातु है वो कैसे बना है, तो रज रज से बना है। रज रज से बना है, रज रंजने से बना है। रंजने का मतलब होता है एक तरह का डाई, की रक्त को एक तरह का डाई कर दिया गया तब जाके वो बना है। ठीक है, रक्त बना। ठीक है, तेन रंजनम, रंजनम करने का डाई करने के बाद क्या हुआ, उसमें राग आया है, मतलब कलर आया है, वर्णयुक्त हुआ है, मतलब कि इसमें कॉम्प्लेक्शन आई है। फिर रागकृत, रागकृत का मतलब क्या है, तो रागकृत मतलब कि एक तरह का कलर का फॉर्मेशन किया है रक्त धातु। तो बस इसमें यही चीज़ें इसमें बताया गया है कि कैसे बना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस इन चीज़ों के बारे में इसमें बोला गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे है उसकी उत्पत्ति। तो सबसे पहले उत्पत्ति में क्या है, तो देखते हैं कि ये जो है वो उसके बारे में लिखा गया है कि सबसे पहले आप सोचोगे कि ये आहार क्या है, आहार आहार क्या होता है। सबसे पहले तो सबके मन में यही सवाल आएगा। ठीक है, तो आहार का मतलब ही है जो आप खाना खाते हो, जो नॉर्मली जो फूड लेते हो उसकी बात है। तो जो फूड लेते हैं उसमें क्या होता है, उससे हमें उससे सबसे पहले हमें क्या मिलता है, तो उससे हमें रस मिलता है। ठीक है, रस मिलेगा, खाना खाएंगे तो उससे सबसे पहले रस की फॉर्मेशन होता है। रस फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, रस मतलब प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बनता है ना, और प्लाज्मा में ही जब मतलब कलर प्रोड्यूस होने लग जाता है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त। सिंपल इज दैट, है ना। ठीक है, तो बस यही है। तो कैसे बनता है, तो अन्न से फिर रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनता है, अस्थि से मज्जा बनता है, मज्जा से शुक्र बनता है। बस इसी तरह से इसकी उत्पत्ति होती है। आगे देखते हैं। फिर अगर कोई भी चीज़ जो है अगर बनी है, अगर धातुएं ही हमारी बनी है, तो उसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या होंगी, तो उसमें दोष होंगे और पंचमहाभूत होगा। बिना किसी दोष और पंचमहाभूत की कोई भी चीज़ बना, इवन हमारा शरीर भी तक नहीं बना है, तो फिर ये रक्त धातु कैसे बना होगा। तो बस वही सी बात है। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि दोष कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ दोष होते हैं। ऐसे तो त्रिदोष इसको बोलते हैं। ठीक है, ये त्रिदोष से हमारा बना होता है शरीर। और अगर ये नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि अगर नॉर्मल स्टेट में दोष हैं, वात पित्त कफ नॉर्मल स्टेज में है, तो हम ठीक रहेंगे। अगर यही अब नॉर्मल हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोल देते हैं, व्याधियाँ। तो मतलब ये टर्मिनोलॉजी है जो बेसिक बेसिक आपको याद रखनी पड़ेगी, ताकि आपने ईजिली, मतलब आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको स्कोर करने के लिए मतलब ये सब टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आप अपने पेपर को है ना थोड़ा क्या बोलते हैं कि एग्ज़ामिनर भी देख के खुश हो जाए भाई कि क्या लिखा है।
तो ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ी थोड़ी ऐड करनी पड़ेंगी अभी, अगर आप आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो दोष कौन से, तो उसमें पित्त की उष्णता होती है। पित्त की उष्णता जब रस में होती है ना, तब उसमें राग प्राप्त होता है, मतलब उसमें कलर आता है। पित्त की उष्णता की वजह से रस में राग प्राप्त होता है, मतलब कलर आता है, और फिर वो किस में परिवर्तन हो जाता है, तो फिर वो रक्त धातु में परिवर्तन हो जाता है। बस यही तो है। फिर इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी किसकी प्रधानता होती है। तो हमारे पंच महाभूतों के बारे में आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में 5 तरह के महाभूत है। कौन कौन से हैं, तो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। ये 5 महाभूत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पंच महाभूत हैं। तो इसमें जो है हमारे जल और अग्नि की है, जल है और क्या है, अग्नि है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों की हमारी प्रधानता है हमारे इसमें रक्त में, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर इसके पर्याय, मतलब पर्याय तो जानते ही हैं क्या होता है, सिनोनिम्स इंग्लिश में कहा जाता हो। तो ये तो हम लोग ने 10th तक भी पढ़ा है अपने स्कूल लेवल तक। तो इसको रुधिर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी है जो याद रखनी है। रुधिर कहते हैं, लोहित कहते हैं, क्षितिज कहते हैं, शोणित कहते हैं, अशंग कहते हैं, बस इतना ही तो कहते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या है, तो उसमें उसके स्थान की बात करेंगे कि उसकी क्या क्या कहाँ कहाँ पे ये होता है हमारे बॉडी में। तो देखो, अगर कोई भी अगर रक्त कहाँ भी कहाँ देखने को मिलेगा, कोई कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कहाँ होगा, तो पूरे बॉडी में ही है। तो इतना लिखने का क्या ज़रूरत था, तो मतलब इतना इजी है, देख ही रहे हो। तो रक्त कहाँ होता है, तो रक्त धातु सर्व शरीर में विद्यमान होती है, मतलब पूरे बॉडी में ही होता है। कहीं भी हाथ काट के देख लो या पैर काट के देख लो, कहीं भी अगर कुछ कटता है, काट के नहीं देखना है, वो तो नॉर्मल सी बात है कि अगर कभी कट भी जाती है तो खून निकलने लगता है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे बॉडी में ही होते हैं रक्त धातु, बस। तो यही है। फिर क्या है, रक्तम सर्व शरीरस्थम जीवनस्य धारणम धारणम उत्तमम। इसका मतलब क्या है कि जो रक्त है वो हमारे पूरे शरीर में होता है, और जो जीवन का एक आधार बनाने के लिए उत्तम माना गया किसे, तो रक्त को जीवन का एक जीवन को बनाने के लिए उसे काफ़ी उत्तम माना गया है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये शिराओं में संचरण करता है, मतलब वेंस में संचरण करता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है, तो रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। तो रक्त यहाँ पे जो है ना, ये सुश्रुताचार्य का दिया गया है, और ये जो है उनके सूत्र स्थान में होता है, क्या है, तो ये उसका सूत्र स्थान में चैप्टर 15 और श्लोक नंबर 5 का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना, हमें पढ़नी भी आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे आयुर्वेदा पार्ट में। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप ध्यान, मतलब ये सब पढ़ना आना चाहिए। कि अगर आप सुश्रुत संहिता का जब बुक खोलेंगे ना, तो उसके चैप्टर 15 के ये 5वें श्लोक में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी होती है, इसीलिए ये लिखा होता है। इसके लिखने का मतलब ये है ना कि आप अगर इसके बारे में और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, तो हमारे संहिता को आप खोल के पढ़ सकते हो। वहाँ पे इन सब चीज़ों की और डिटेल डिस्कशन की हुई होती है। यहाँ पे तो बस कुछ चीज़, मतलब कि हमारी जो मेन ग्रंथ है ना, मतलब हमारा जो मेन संहिता होता है ना, संहिता से ही सारी कुछ लाई गई हैं। मतलब ये क्रिया शरीर ये सब जितना भी बना है ना, तो उन संहिताओं से ही निकाल निकाल के लाकर एक सब्जेक्ट बना दिया गया ताकि हमें इजी हो। लेकिन पहले सिर्फ मेन वही है हमारा, ठीक है। तो अगर आपको और एक्सप्लेन जानना होगा तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो इसके क्या क्या कार्य हैं। तो ये जो है वो वर्ण प्रसाद करते हैं। वर्ण प्रसादम क्या है, तो रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टिम जीवती च, मतलब क्या होता है, तो वर्ण प्रसाद करता है, मतलब फाइन कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मांस पुष्टि क्या है, नरिशमेंट देता है मसल्स को। फाइन कॉम्प्लेक्शन के बारे में तो हम बता ही चुके हैं। वर्ण का मतलब कलर भी होता है कहीं कहीं पे, लेकिन कॉम्प्लेक्शन भी होता है, ठीक है। तो एक वर्ड के 2 मीनिंग तो हो ही सकता है, तो वही होते हैं बस, और क्या। मांस पुष्टि नरिशमेंट देता है मसल्स को, जीवन लाइफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे वाग्वट जी हैं हमारे आचार्य, तो सबसे पहले आप सोचो कि मतलब कार्य के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप तो इतना तो सोचोगे ना कि मतलब क्या है कार्य, मतलब क्या काम है रक्त का। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जीवन प्रोवाइड करता है रक्त हमें, जल ही जीवन है। वैसे ही रक्त भी तो जीवन है, रक्त ना होगा तो हम जिंदा रह पाएंगे, हमें बहुत सारी डिजीज हो जाएगी अगर हमारे अंदर कमी हो जाती है खून की, या फिर एक्सेस लॉस होने लगता है हमारे ब्लड का, तो भी हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो रक्त जो है जीवन प्रोवाइड करता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए आचार्यों ने भी इसे श्रेष्ठ कर्म कहा। और कौन से आचार्य, तो हमारे आचार्य वाग्वट, ठीक है।
जब भी हम किसी भी आचार्य का नाम लेंगे ना तो उनके नाम के आगे हम आचार्य वर्ड ज़रूर लगाएंगे। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे सुश्रुत या आचरक, हम हमेशा कभी कभी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्वट। ठीक है, तो ये बोलने का भी तरीका हमें आना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, मांसपेशी मसल्स को नरिशमेंट देने का काम करता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर सुश्रुताचार्य ने रक्त धातु को अपनी शिराओं में संचरण करते हुए क्या किया है, निम्न कार्यों को बताया है। ठीक है, सुश्रुताचार्य जो है, जो अपनी शिराओं में जब संचरण होता है तो कुछ कुछ निम्न कार्य बताए हैं। क्या क्या निम्न कार्य बताए हैं, तो उनका निम्न कार्य उन्होंने बताया है कि सबसे पहले जब वेंस में ये ब्लड फ्लो करता था तो वो नरिशमेंट देने का काम करता है। ये तो बेसिक सी चीज़ है, नरिशमेंट तो देगा है ना, हमारे पूरे बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है तो नरिशमेंट देता है, वर्ण कॉम्प्लेक्शन देता है। फिर क्या होगा, परसेप्शन ऑफ टच, कहते हैं कि संदेह रहित स्पर्श ज्ञान, टच का फीलिंग कराता है। फिर क्या होता है, धातुओं की क्षय वृद्धि कराता है कि कौन सी धातुएं बढ़ रही है, कौन सी धातुएं घट रही है, इसका भी ज्ञान कराता है। ठीक है, फिर क्या है, धातुओं की रक्त धातु की उपधातियाँ, और मतलब और इसे फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशन है रक्त का, तो सिराय में बनते हैं, कंडरा में कन्वर्ट बन जाते हैं आगे जाके। तो बस यही सब है। फिर रक्त का क्या है, गुण है कि रक्त के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो रक्त के गुण की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है हमें क्या प्रोवाइड करती है, विस्तृता प्रोवाइड करती है। ठीक है, विस्तृता का मतलब क्या होता है, एक तरह का फ्लेशी स्मेल, या फिर किसी आम की गंध की, आम जैसे का गंध होता है ना वैसे ही गंध होता है, जैसी स्मेल होता है एक तरह का रक्त। अब जब रक्त का मतलब कि स्मेल तो आती है ना रक्त से, तो वही एक फ्रेशी ऑर्डर कहते हैं उसको, फ्रेशी स्मेल आती है। फिर उसमें द्रवता होती है, मतलब क्या होती है, तो वो एक तरह का लिक्विड लिक्विड है, तो वो तो क्वालिटी है ना उसकी कि वो लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, तो कैसी क्वालिटी है, तो लिक्विड है। फिर क्या होता है, उसमें कलर होता है उसका, ये भी गुण है कि उसके पास एक कलर है। फिर क्या है, स्पंदन है, मतलब मूवमेंट होता है उसमें, लघुता है, लाइटनेस होती है। तो बस यही है, ये सारे जितने भी श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोशिश करिएगा कि याद कर ही लें अगर आपको यूनिवर्सिटी में अच्छे स्कोर करने हैं तो क्या लिखा है, विस्तृता, द्रवता, रागा, स्पंदनम, लघुता तथा, बस यही है। और क्या, ये गुण है। फिर और क्या, मधुरम, लवनम, किंचित, शीतो उष्णम, सहतम, ये भी हमारे, ये क्या है, अष्टांग हृदय में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 27 के श्लोक नंबर 9 में है। ठीक है, तो उसका ये दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या है कि ये क्या होगा, तो मधुर होता है, स्वीट होता है। लवण मतलब क्या होता है, तो लवण का मतलब होता है कि ये सॉल्टी होता है। फिर शीतल, उष्ण, इस तरह का होता है। फिर असहत मतलब ना बहुत पतला होता है ना बहुत गाढ़ा होता है, इस तरह का होता है। यही रक्त धातु की क्या है, पंच भौतिक तत्व है। ठीक है, ये सारे पंच भौतिक तत्व भी होते हैं। तो पंच भौतिक तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, या फिर अगर आपका वाइवा होगा तो उसमें भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वाइवा में कुछ, इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुण क्या है, कार्य क्या है, ये सारे तो एकदम याद होने ही चाहिए। पंच भौतिक तत्व भी पता होने चाहिए। विस्तृता होती है, विस्तृता मतलब कि पृथ्वी, इसमें जो होता है पृथ्वी, हमारा मैंने बोला ना कि इसमें सब कोई भी चीज़ है तो वो उसमें महाभूत तो होंगे ही, तो इसमें पृथ्वी की मतलब पृथ्वी महाभूत होते हैं, इसीलिए उसमें विस्तृता आती है, फ्लेसी ऑर्डर आता है। ठीक है, फिर उसमें जल की जब महाभूत होगी तो अब समझ सकते हैं जल का आ रहा है, इसका मतलब क्या है, द्रव्य है, तभी तो जल का आ रहा है। और आपने पढ़ा होगा एक वैशेषिक गुण भी होते हैं, तो आपने सोचा है कि क्यों पृथ्वी को ही क्यों बोला गया विस्तृता। तो अगर आप जो हमारा क्रिया शरीर का पार्ट 1 है ना, उसमें बताया गया है जितने भी हमारे पंच महाभूत है ना उनके कुछ कुछ वैशेषिक गुण होते हैं, या नैसर्गिक गुण भी कहते हैं उनको। तो अगर उसको आप देख लेंगे ना तो ये सारी चीज़ें और आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो पृथ्वी का ऐसे क्या होता है नरससी गंध कि वो जो है वो गंध प्रोवाइड करता है, तो गंध कौन दिखा रहा है, तो विस्तृता गंध दिखा रहा है। फिर अगर हम जल की बात करेंगे तो जल क्या दिखाता है, तो जल मतलब एक तरह का रस, लिक्विड के बारे में बात दिखाता है, इसीलिए यहाँ पे द्रव्य हो गया। फिर अग्नि, अग्नि क्या दिखाता है, रूप को दिखाता है, तो रूप क्या है, तो कलर है रूप।
इसीलिए अग्नि महाभूत यहाँ पे आ रहा है। फिर वायु क्या होता है, तो वायु हमें दिखाता है स्पर्श को। तो कोई भी चीज़ अगर मूव करेगा तो मूवमेंट होती है तो स्पर्श भी तो फील होता है ना, तो इसीलिए स्पंदनम, स्पंदन इसमें कहा गया है। फिर अगर आकाश, आकाश दिखाता है शब्द को, ठीक है, या फिर आकाश मतलब कैविटी भी होता है, तो अगर कहीं कैविटी है तो फिर वहाँ पे लाइटनेस भी होगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको हमारे रक्त को पंचभौतिक जो हमारे पंच महाभूत है उससे भी कंपेयर किया गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, रसवा स्रोतस।